हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं बीए का हमारा चैप्टर 4 व्यवस्था तंत्र। इसकी प्रस्तावना आयोजन के द्वारा इकाई के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं। यानी आयोजन किस प्रकार से करना है यह निश्चित करना, यानी उद्देश्य क्या है कि आयोजन बना करके किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य स्थापित करना। संचालन की सफलता का आयोजन भी क्या है, अगर आयोजन नहीं करेंगे तो उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए आयोजन करके अगर हम किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो हमारा कार्य सफलपूर्वक होता है। आयोजन को अगर आयोजन के प्रभावशाली आयोजन अच्छा होगा तो उसका असर भी अच्छा होता है। जिससे क्या होता है कि प्रबंध करने का जो ढांचा होता है वो सुव्यवस्थित हो जाता है, जिससे कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। उसे ही व्यवस्था तंत्र कहते हैं। जब मैं समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक से अधिक, सभी के उद्देश्य एक ही हैं, तो एक से अधिक जब व्यक्तियों को कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य एक ही है, तो ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसमें लक्ष्य भी सुनिश्चित किए जाते हैं, क्योंकि सभी के कार्य समान रूप से होते हैं, तो उनके कार्यों को सुनिश्चित किए जाते हैं, उन्हें विविध और फिर उन्हें अमल में लाया जाता है। इसका अर्थ समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? व्यवस्था तंत्र उसे कहते हैं जिसमें समान व्यक्ति यानी सभी का उद्देश्य एक ही है और सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो अधिकार और दायित्व दोनों का जो व्यक्तियों में विभाजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, बांटा जाता है, उनके अनुसार उन्हें उसे ही व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अब अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा देते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, यानी दो व्यक्ति या उससे अधिक वाले व्यक्ति जो प्रवृत्तियां काम करने का जो उनका तरीका होता है, उस तरीकों को उनके उद्देश्यों को जिस प्रकार से पूरा किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है, उसे ही व्यवस्था तंत्र कहते हैं। लुईस एनल क्या कहते हैं कि व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया जिसमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति लोग अधिक से अधिक अच्छे प्रभाव डाल करके उसे प्राप्त करना चाहे, उसकी स्पष्टता, कार्य करने का तरीका, दायित्व, अधिकार, उसे ही व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसके लक्षण, सबसे पहला है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। व्यवस्था तंत्र क्यों बनाया जाता है? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। यानी व्यवसाय इकाई के में उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय का लाभ कमाना होता है, यानी व्यवसाय को आगे बढ़ाना, लाभ कमाने का होता है। तो उसके उस उद्देश्य के अतिरिक्त उसकी अलग अलग विभागों में उस उद्देश्य के अनुसार ही रचना की जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों के व्यक्तिगत हेतु भी होते हैं। इस प्रकार के लक्ष्य, विभागीय लक्ष्य और कर्मचारी के लक्ष्यों को रेखीय संकलन के द्वारा ढांचा ही व्यवस्था तंत्र कहलाता है। इसीलिए ये उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, यानी उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना। दूसरा है आयोजन पर आधारित। आयोजन के द्वारा सुनिश्चित किए गए उद्देश्य के आधार पर इसकी रचना होती है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले आयोजन करना जरूरी है। अगर हम किसी भी काम को करने से पहले अगर आयोजन कर लेते हैं तो वह हमारा काम सुनिश्चित हो जाता है और अच्छी योजना भी उसके अनुसार बनाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है अधिकार और दायित्व को सौंपना। व्यवसाय इकाई में जो व्यक्ति कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को उनके अनुसार, उनकी कुशलता योग्यता के अनुसार उनके अनुसार अलग अलग प्रवृत्तियाँ यानी काम करने का तरीका उन्हें अलग अलग तरीके से बांट दिया जाए। उनके अधिकार और दायित्व के साथ में उन व्यक्तियों के उनके अधिकार के विषय में उन्हें यह भी बता दिया जाए कि उनका अधिकार उसके प्रति कितना है, तो वो और अधिक कार्यशील, कार्य के प्रति जागरूक यानी होकर के काम करेंगे। चौथा है मानव तत्व को महत्व।
कहीं पर भी अगर हम काम करते हैं या कहीं मान लीजिए घर में भी अगर आप अगर हम कमाते किसके लिए, मनुष्य के लिए कमाते हैं, काम किसके लिए करते हैं, मनुष्य के लिए करते हैं, तो व्यवस्था तंत्र में भी मानव केंद्र स्थान पर होता है। अगर मनुष्य ही नहीं होगा तो इकाइयाँ बनेगी किसके लिए। आपका एग्जाम्पल में स्कूल किसके लिए, अगर इंसान ही नहीं होंगे तो स्कूल वगैरह भी किस काम का। इसीलिए कहीं की कोई सी भी प्रवृत्ति, कोई सी भी व्यवस्था हो, वहाँ पर मानव को केंद्र स्थान पर ही माना जाता है। किसी भी अच्छी आदर्श व्यवस्था की सफलता का आधार उसमें किसके ऊपर निर्भर करता है, उसमें काम करने वाले मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो वह प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र के रूप में उसकी स्थापना की जाती है। 5वां है परिवर्तनशीलता। अर्थतंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जो व्यवस्थाएं बना देते हैं, लेकिन किसी कारणवश संयोगवश उस परिस्थिति के अनुसार हमें परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। जब कभी मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उस व्यवस्था तंत्र को हम बदल भी सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी, नई परिवर्तन को अपनी परिस्थिति के अनुसार हम उसे अमल में भी ला सकते हैं। 6 पॉइंट है आंतर संबंधों की स्थापना। जब व्यवस्था तंत्र में काम करने वाले या पदों या विभाग के मध्य अंतर संबंध की स्थापना भी होती है। यह कार्य एक कार्य का दूसरे कार्य के साथ इस प्रकार से विभाग दूसरे विभाग में साथ संबंधों की स्पष्टता भी इनमें होनी चाहिए, यानी आपसी सहमति, संबंध, समझौता होना भी आवश्यक है। 7वां है निरीक्षण और नियंत्रण। इनमें व्यवस्था में मूलभूत आधार है निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण यानी जांच पड़ताल करके, नियंत्रण यानी अगर जांच पड़ताल करने के बाद उसमें कोई खामियां आ जाती है तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है और उसमें परिवर्तन करके वापस से नए आयोजन का निर्माण किया जाता है। कर्मचारी को सौंपे गए अधिकार दायित्व के अनुसार ही यह किया जाता है। 8वां पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्तियाँ। अगर व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही वो काम करता है, उसी के लक्ष्य को पूरा करना उसका मूलभूत आवश्यकता है कि जो भी कर्मचारी और व्यक्तियों को जो काम सौंपा गया है वो उसके अनुसार हो रहा है या नहीं, इस संबंध में निरीक्षण वगैरह किया जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति में इन प्रयत्नों को व्यावसायिक उचित ढांचा प्रदान किया जाता है जिससे सामूहिक सहयोग से, सभी के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट है 9वां नियंत्रित प्रबंध के ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रबंध के ढांचा है। व्यवस्था तंत्र इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रणों की भी आवश्यकता होती है। कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो उसमें बिना नियम के अगर काम किया जाता है तो वह सही काम नहीं होता है। जहाँ पर नियम लागू होते हैं वहाँ पर ही काम भी और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति भी आसानी से कर सकते हैं। और व्यवस्था तंत्र की रचना के लिए भी नीति नियम कंपनी के आवश्यक हैं। अब है व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। व्यवस्था तंत्र की रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अयोग्य रूप से रचित व्यवस्था तंत्र लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक अगर हम अपनी व्यवस्था तंत्र को टिकाए रखेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योग्य रूप से ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि वो लंबे समय तक चलती रहे। अगर अयोग्य होगी तो वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे इकाई नष्ट होने लग जाती है। इसके लिए उचित रचना और रीति की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला पॉइंट है लक्ष्यों की स्पष्टता, यानी लक्ष्य जो भी रखे गए हों वो एकदम से स्पष्ट होने चाहिए। यह उसके रचना में सबसे पहले इकाई के लक्ष्य की पूर्व स्पष्टता आवश्यक है। इकाई के मुख्य और गौण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था का ढांचा रचा जाता है और काम किस प्रकार से सुसंगठित हो इसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। दूसरा है कार्यों की सूची। इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता के बाद निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र में कार्य की सूची बनाई जाती है कि कौन कौन सा काम है, किस प्रकार से करना है, किस किस व्यक्तियों को दिया जाएगा और होते हुए काम को दोबारा से दोहराया भी नहीं जाना चाहिए। यह और सूची बनाने के बाद उस पर विचार विमर्श भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कार्यों का विभागीकरण, यानी जिस व्यक्ति को जिसके अनुसार काम दिया गया है वह समूह में रह करके कार्य करवाया जाता है। अपने अपने विभाग के
कार्य करने वाले अधिकारियों से। कार्य को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग यानी इन विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर ये अपने अनुसार अपने विभाग के काम की देखरेख खुद करते हैं। विभागीय की इकाई के अनुसार भौगोलिक विस्तार कार्य के अनुसार विभाजित होता है। उदाहरण, समग्र देश में वस्तु का विक्रय करती है तो उसको देखभाल करने के लिए विभागीय विक्रय कर्मचारी विक्रय अधिकारी की देखरेख में ही किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। कार्यों का उचित विभागीकरण होने के बाद विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके ऐसे विभाग पद उसके लिए उचित योग्यता भी निश्चित की जाती है, यानी योग्य व्यक्तियों को द्वारा ही काम किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अधिकार और दायित्वों को सौंपना। विभागीय पद, उपविभागीय पद और योग्यता निश्चित होने के बाद प्रत्येक विभाग के अधिकारी को अपने दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक अधिकार देने चाहिए कि उनको यह अधिकार है कि वो अपने विभाग के प्रति काम किस प्रकार से कर रहा है और जिससे कि वो अधिक सफलतापूर्वक कार्य हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद के अधिकार भी स्पष्ट होने चाहिए, यानी जिस पद पर व्यक्ति कार्य करता है या करवाता है उनकी स्पष्ट जानकारी उनको अधिकारों की उन्हें होनी आवश्यक है। 6 पॉइंट है आंतर संबंधों की स्थापना। विविध पदाधिकारी व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्व के बाद जब उनको मिल जाते हैं उसके बाद मध्य अंतर संबंध जो उनके संबंध हैं उनकी भी स्पष्ट जानकारी उन्हें देना आवश्यक है। विभाग के द्वारा व्यवस्था में अधिकार दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जाता है, परंतु इसे विकेंद्रित प्रवृत्ति और कार्य के संकलन यानी जोड़ने के साथ में आंतरिक जो संबंध है उसके स्पष्टता को भी केंद्रित यानी बताया जाना आवश्यक है। व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार किया जाता है और इकाई में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसे देख सके, उसे उस नक्शे की नोटिस प्रत्येक कर्मचारी को भेजी जाती है ताकि जिसके अनुसार वो अपना काम अच्छे से कर सके, समझ सके। अब है व्यवस्था तंत्र का ढांचा। प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र के लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया गया है। व्यवसाय इकाई का स्वरूप का दायित्व और विभाग के आधार पर व्यवस्था तंत्र के प्रकार भी निश्चित किया जाता है। इसमें रेखीय व्यवस्था तंत्र कार्य के अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक और श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। पहले पढ़ेंगे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र। रेखीय व्यवस्था तंत्र यह एकदम सरल और बहुत पुरानी है, जिस प्रकार से सेना में वर्षों से उपयोग में ली जाती है, इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहा जाता है। व्यवस्था तंत्र में अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्थान पर होता है। अधिकार दायित्व का विभाजन भी सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर और निम्न स्तर और दायित्व होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर किया जाता है। इसकी रचना इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में इकाई को अलग अलग विभाग में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक के लिए अलग विभागीय अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। इस विभागीय अधिकारी को अपने विभाग के कार्य के लिए उच्च अधिकार के प्रति उसका दायित्व होता है और अधिकार किसके पास होता है? उच्च अधिकार के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपने मध्य और निम्न जो स्तर के जो व्यक्ति है विभागीय अधिकारी है उनके द्वारा वो अपना काम करवा सके। रेखीय व्यवस्था तंत्र में अधिकार संचालन मंडल के पास होते हैं। सारे अधिकार किसके पास होते हैं? संचालक मंडल के पास होते हैं, जो नीति विषयक निर्णय लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं है मन से कुछ भी करेंगे, ये जो कंपनी किस प्रकार से कैसे नियम के अनुसार सही कार्य करेगी उनके नीति नियम का निर्णय भी यही लेते हैं संचालक मंडल। उनके पास से जनरल मैनेजर आवश्यक अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर इन्हें 3 भागों में बांट दिया जाता है, उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। फिर उत्पादन विभाग के द्वारा क्रय अधिकारी और उत्पादन अधिकारी, क्रय अधिकारी के पास से लिपिक के पास और उत्पादन अधिकारी के पास से सुपरवाइजर, फॉरमैन और श्रमिक के पास। प्रबंधीय विभाग में भी यही होता है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है, प्रबंध अधिकारी, हिसाबी अधिकारी और हिसाबी अधिकारी में लिपिक और प्रबंध अधिकारी में भी लिपिक। ये इनके अब इन लोगों के दायित्व इनके प्रति होते हैं और इनके अधिकार इन लोगों के प्रति होते हैं। विक्रय विभाग का काम होता है कि विक्रय अधिकारी और विज्ञापन अधिकार, फिर विज्ञापन अधिकारी का कर्मचारियों में और विक्रय अधिकारी का सेल्समैन में, और ये यही वाला है।
अब है कार्य के अनुसार व्यवस्था। वो तो थी रेखीय अनुसार, अब है कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र। अर्थ, रेखीय व्यवस्था तंत्र कार्य की तुलना में विभाग को अधिक महत्व देता है। ये काम को ज़्यादा महत्व देता है। यह इसके मुख्य सीमाएं, इसमें लेकर कार्य के अनुसार व्यवस्था का अस्तित्व में आया, यानी काम किस प्रकार से करवाना है ये इसमें कार्य के अनुसार जो व्यवस्था तंत्र होती है उसमें आता है। रेखीय व्यवस्था में विशिष्टता का अभाव होता है, क्योंकि कार्य के स्थान में विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि इसमें विभाग के बजाय इसमें कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकार कर्मचारी प्रत्येक कार्य में कोई भी अधिकारी हो या विशेषज्ञ हो या कर्मचारी हो अपने काम में संपूर्ण रूप से विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जानकार नहीं होते, इसीलिए इन व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। निश्चित और उनको उनके अनुसार निश्चित दायित्व और कर्तव्य भी सौंपे जाते हैं। अब इसकी रचना कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र में संविभाजन विशिष्टीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें अधिकार और दायित्व विभाग के अनुसार देने के स्थान पर कार्य के अनुसार, यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर पाएगा उसको वह अधिकार और करवा पाएगा, ये अधिकार दिए जाते हैं, और किससे करवाएगा उसके प्रति दायित्व यह कार्य के अनुसार इसमें दिया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है, यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा अधिकारी काम किस प्रकार से कराया जाएगा, इसको अलग अलग विशेषज्ञों की इसमें नियुक्ति की जाती है। ऐसे विशेषज्ञ जो उसके जानकार होते हैं, उस कार्य के प्रति समझ रखते हैं, अपने कार्य के प्रबंध करने अधिकारी होते हैं, उन्हें सौंपे गए कार्य संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब है औपचारिक व्यवस्था। इसमें कार्य के अनुसार, ये देखिए कार्य के अनुसार मुख्य अधिकारी सर्वोच्च पे है, सबसे ऊपर है, फिर इसको प्रबंध विभाग और कारखाना विभाग इनका अधिकारी अब इन दोनों का दायित्व क्या है, काम कार्य के अनुसार व्यवस्था को बनाए रखना मुख्य अधिकारी को, और मुख्य अधिकारी का अधिकार क्या है, इनकी के द्वारा इनसे कार्य के अनुसार काम व्यवस्था को सही से चलाना। औपचारिक व्यवस्था तंत्र इकाई के संचालकों के द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कर्मचारी के मध्य संबंध की जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक, यानी विधि के अनुसार जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे ही औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। रेखीय व्यवस्था और कार्य अनुसार व्यवस्था औपचारिक व्यवस्था के ही प्रकार है। इन दोनों में क्या था कि रेखीय में भी यही था कि कार्य के अनुसार और कार्य पद्धति में कि लोगों के कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसके अधिकारियों को काम बांटा जाता था। व्यवस्था तंत्र में कार्य का दायित्व पूरा करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी अधिकारियों के द्वारा ही काम को पूरा किया जाता है। अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ यानी जिनके अधीन रहकर से जो व्यक्ति काम करते हैं वे सुस्पष्ट होती है, उनके बीच में जो भी कार्य करने की क्षमता होती है या कौन सा कार्य कौन करेगा ये सबकी स्पष्टता उनमें होती है। लक्षण औपचारिक ढांचा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालक सोच समझकर औपचारिक ढांचे की रचना करते हैं। दूसरा है अपरिवर्तनशील। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारी का स्थान अधिकतर अपरिवर्तन, यानी बार बार वो बदल नहीं सकते हैं। कर्मचारी का स्थान एक बार निश्चित होने के बाद वह उसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल से ही होता है। तीसरा है उच्च से निम्न अधिकार को सौंपना। जो ऊंचे वाले व्यक्ति उच्च स्तर पर जो अधिकारी है वो अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विशाल कद औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद काफ़ी विशाल होता है, बड़ा होता है। निश्चित संबंध विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारी के मध्य भी संबंध अच्छे निश्चित होते हैं। सूचना संचार औपचारिक मार्ग के द्वारा ही होता है। अनौपचारिक सूचना संचार का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता। अब है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना, यानी सोच समझकर काम नहीं करते, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका सामूहिक परिणाम में योगदान देने के लिए स्वयं रची आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक, यानी बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है वो होता है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र इसमें क्या, औपचारिक में क्या है, नीति नियम के अनुसार किया जाता है। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विस्तृत सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। ये संबंध व्यवस्था में प्राकृतिक अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं।
इन संबंध की स्थापना भी नहीं की जाती, इसलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इनका नक्शा नहीं बनाया जाता। उनका औपचारिक व्यवस्था तंत्र का नक्शा बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का नक्शा नहीं बनाया जाता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। अब इसके अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण, इसमें पहला है अनौपचारिक ढांचा। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र का ढांचा अनौपचारिक होता है, जो आंतरिक संबंधों से ही उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है, ना कि इनके कोई नियम होते हैं। औद्योगिक इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से इसकी रचना की जाती है। दूसरा है मानव व्यवहार पर आधारित। यह व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत, इनके द्वारा यह अनौपचारिक समूह रचा जाता है और यह व्यवस्था तंत्र बन जाता है। तीसरा है परिवर्तनशील। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, जबकि औपचारिक क्या था? औपचारिक व्यवस्था तंत्र में परिवर्तन नहीं होता है। कर्मचारी कार्य के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाते हैं और उसमें औपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब नए सिरे से मानव संबंध में परिवर्तन होता है। इस कारण से अनौपचारिक तंत्र भी परिवर्तन में होता दिखाई, इसीलिए इसमें अनौपचारिक परिवर्तन व्यवस्था तंत्र में बदलाव भी होते रहते हैं। सर्वव्यापी। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त होता है, जो मात्र उद्योग में ही नहीं बल्कि समान हित और समान मूल्य वाली प्रत्येक मानवीय प्रवृत्ति जो मनुष्य के द्वारा की जाती है उनमें सभी जगह यह दिखाई देता है। अनौपचारिक सूचना संचार। इसमें कर्मचारी के मध्य सूचना संचार अनौपचारिक रूप से होता है। अधिकतर यह मौखिक रूप में ही होता है, यानी उसी वक्त उनको बता दिया जाता है। वास्तविक की तुलना में अभिप्राय का प्रमाण होने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। लघु आकार। औपचारिक व्यवस्था का आकार छोटा होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंधों पर ही आधारित होता है, नीति नियम पर आधारित नहीं होता, इसीलिए इसका आकार भी छोटा होता है। यह आंतरिक प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। संख्या में बहुत सारे समूह होते हैं, पर आकार में बहुत छोटे प्रकार की व्यवस्था तंत्र इसमें होती है। फिर है नियंत्रण का अभाव। कर्मचारी प्रवृत्ति पर विधिवत रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जाता है। व्यक्ति स्वेच्छा से अपना सहकर्मी का काम करता है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरा। औपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है, इसलिए कहा जाता है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का यह पूरक है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। यह एक आधुनिक व्यवस्था तंत्र है। इसके अंदर अलग अलग ढांचे होते हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट के द्वारा भी प्रोजेक्ट भी कहते हैं, यानी अलग अलग ये जैसे इसमें दिया हुआ है अलग अलग तरीके से इन लोगों का दिया है। जनरल मैनेजर को के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति की जाती है और इनके द्वारा ही इन्हें काम भी सौंपा जाता है। इसकी रचना। शैक्षणिक व्यवस्था तंत्र के कार्य के अनुसार विभागीय और प्रोजेक्ट विभागीय में आपस में समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है, यानी अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर और उनका दायित्व भी अलग अलग रूप में ही दिया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विषय स्टाफ अलग अलग काम के विभाग में अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं, यानी हर काम जैसे उत्पादन का है तो प्रोजेक्ट वाला संचार जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने उत्पादन करने वाले व्यक्तियों में से ही अपने श्रमिकों को चुनते हैं। यह इस चार्ट का ही है। अब है विकेंद्रीकरण। कितनी भी व्यावसायिक इकाई ऐसी होती है जिसमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं, उच्च स्तर द्वारा ही अधिकार और निर्णय लिए जाते हैं। हर जगह यही होता है, जो हमारे से ऊंचे पद पर है अधिकार सारे उसी के पास होते हैं और मानना किसको पड़ता है? निम्न वर्ग के कर्मचारियों को, यानी जो उनके अधीनस्थ रह करके काम करते हैं। कितनी व्यवसाय में हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारी को अमुक निर्णय लेने का अधिकार, और कई जगह ऐसा भी है जहाँ में अलग अलग कर्मचारी अलग अलग स्तर पे जो होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, उनके कर्मचारी को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। विचार विकेंद्रीकरण उनका विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। संचालक के द्वारा अधिकार केंद्रित या विकेंद्रित करना स्वयं निश्चित किया जाता है। इसके संदर्भ में निश्चित करते समय छोटे कद की जो इकाइयाँ होती है वो केंद्रित अधिकार का विचार, और विशाल कद की इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार सफल होता है।
सफलता दिलाया जाता है। अर्थ इसका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपे जाने के लिए किया गया काम विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसकी व्याख्या, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर, अधीनस्थ कौन, जो उनके स्तर, जैसे उच्च स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके उनको कार्य को बांट करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, यानी जो भी निर्णय लिया जाता है उनमें भी उन्हें शामिल करना, उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका महत्व में पहला पॉइंट है त्वरित निर्णय, यानी जल्दी से निर्णय लेना। विकेंद्रीकरण में जिस कार्य के साथ जो व्यक्ति जुड़ा है उन्हें उस कार्य की प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने की, यानी कैसा काम करना है, किस प्रकार से करना है, उनको उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसीलिए जिस स्तर पर भी वे व्यक्ति काम करते हैं वह निर्णय लेकर उसको अमल में लेते हैं और काम को जल्दी से और प्रभावशाली बना देते हैं। दूसरा है उच्च स्तर से कार्यभार में भी कमी। ज़्यादातर नीति विषयक निर्णय लिए जाते हैं, यानी नीति विषयक यानी अपने नीति ऐसे नीति नियम जिसके अनुसार भी कि अपनी इकाइयों को कुछ लाभ मिले, ऐसे निर्णय लेकर के लेने का अधिकार भी उन्हें दिया जाता है, जिससे उच्च स्तर के संचालक के कार्यभार में भी कमी हो जाती है और इकाई को भी लाभ होता है। अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण में आत्मगौरव अभिप्रेरणा में भी वृद्धि होती है। उच्च स्तर के द्वारा मध्य स्तर, मध्य के द्वारा निम्न के द्वारा कर्मचारी को जिस किसी भी कार्य संबंधी निर्णय की स्वतंत्रता होती है, उसके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उनमें आत्मविश्वास भी पैदा करता है। अगर उन्हें ये स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम अपने कार्य के अनुसार निर्णय ले सकते हो, तो उनमें आत्मविश्वास की भावना जागती है, जागृति होती है और वे उसके अनुसार ही काम करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं और उन्हें इसका अच्छा अनुभव भी प्राप्त होने लगता है। चौथा है संचालकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण के मध्य और निम्न स्तर के कर्मचारी उनके अधिकार के अनुरूप निर्णय लेते हैं, यानी उनको जो निर्णय अधिकार है उतने ही वो निर्णय लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप दायित्व भी स्वीकार करते हैं कि इनका परिणाम क्या होगा। उनको जिस काम के लिए कार्य स्वतंत्रता दिए जाने में अधीनस्थ को नेतृत्व करना, यानी उन्हें जो काम दिया जाता है, जो अधिकार दिया जाता है, उनके अधीन रह करके ही अपने अधीनस्थों का नेतृत्व किया जाता है, उनको काम बताया जाता है और आपस में उनमें मध्य संकलन यानी संबंधों को स्थापित करके आपस में समझौता करके स्वयं के कार्यों का आयोजन किया जाता है और जो नियंत्रण भी बनाए रखता है। ऐसी योग्यता विकसित होती है जिससे कर्मचारी हर परिस्थिति में निर्णय लेकर अपनी प्रतिभा बताने का प्रयत्न करता रहता है, उसे अवसर ये प्राप्त भी होता रहता है। प्रभावशाली नियंत्रण। प्रत्येक स्तर के कर्मचारी के पास पर्याप्त अधिकार होने से अपने अधीनस्थ यानी उनके अधीन रह कर के जो व्यक्ति काम करते हैं, जो उनको प्रभावशाली अंकुश भी उनके ऊपर बना रहता है। फिर है 6 पॉइंट है संवादिता का सृजन। विकेंद्रीकरण में कर्मचारी के निर्णय में शामिल करके विशेष महत्व भी दिया जाता है। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अर्थात आदेश देने वाले और सहायक के मध्य आपस में चर्चा विचारना बातचीत करने के बाद जो योग्य उनके निर्णय भी लिए जाते हैं। इनकी सीमाएं, जहाँ बहुत छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र की रचना की हो, व्यवस्था तंत्र रहस्य की सुरक्षा कठोरता से करनी भी आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण नहीं अपनाया जाता। विकेंद्रीकरण कहाँ अपनाया जाता है? जहाँ विशाल कद से की व्यवस्था तंत्र होती है। अब है अधिकारों को सौंपना। नियम के अनुसार कदम उठाने का अधिकार, परंतु व्यवसाय इकाई में संचालन की दृष्टि से देखें तो अधिकार अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो यह देखने का काम है, उसे ही अधिकार कहते हैं। इसकी व्याख्या, लुइस एलन ने कहा है कि अधिकार सौंपना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संचालक अपने को प्राप्त अधिकार में से उनके जो उन्हें अधिकार प्राप्त है उन्हीं में से अपने सहायक को कार्य कर्तव्यों के साथ अधिकार सौंपता है। यानी उनको अधिकार ये देता है कि तुम्हें यह कार्य किस प्रकार से करना है, उन्हें ये अधिकार दिए जाते हैं और सहायक अन्य व्यक्तियों के सहयोग से उसको अमल में करवाने के उद्देश्य से इसकी सचेतता से स्वीकार भी करता है। अधिकार सौंपने में दायित्व के विचार पूरक है। सहायक अधिकार देने से उस कार्य के अमल के प्रति सहायकों का दायित्व भी होता है। सहायक क्या करते हैं? वो अपना दायित्व समझते हैं कि हमें ये अधिकार मिला हो, तो उसके प्रति वो अपना काम भी अच्छे से करते हैं। परिणाम,
का अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही रहता है। अर्थात अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति मार्ग नहीं है। अधिकार दे दो तो इसका मतलब ये नहीं कि उच्च अधिकारी का काम खत्म हो गया, अधिकार उसके पास ही होते हैं, उत्तरदायी उसी के पास होता है, लेकिन वो काम के अनुसार, कार्य के अनुसार व्यक्तियों को काम बांट देते हैं। महत्व में पहला है कार्यक्षम संचालन। अधिकार सौंपने का कारण इकाई के उच्च स्तर पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके कार्यों में कमी होती है। दैनिक यानी रोज के जो कार्य होते हैं अन्य स्तर पर सौंपने से उच्च अधिकारी के संचालन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी रोज के जो काम होते हैं वो अपने अपने स्तर के कर्मचारियों को बांट दिए जाते हैं, जिससे कि संचालन कार्य प्रभावशाली होता है। दूसरा है कर्मचारी विकास। इकाई में काम करने वाले विविध कर्मचारियों को अधिकार सौंपने के साथ विविध निर्णय भी का अवसर भी प्राप्त होता है, जिस कारण उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बार बार एक प्रकार के निर्णय लेने से उनकी निर्णय शक्ति भी अधिक से अधिक सही और प्रभावशाली बन जाती है। तीसरा है अभिप्रेरणा। अधिकार सौंपने से कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब अधिकारों के द्वारा सहायकों को कार्य सौंपा जाता है और दायित्व दिया जाता है तो अधीनस्थ मात्र कार्य के सहभागी ही नहीं होते, बल्कि कार्य की सफलता किस प्रकार से होगी उनमें आत्मविश्वास जागता है, और आत्मविश्वास जागने से उनमें काम करने की वृद्धि होती है, जिससे यह कर्मचारियों को प्रेरणा भी इससे प्राप्त होती है। फिर है विशिष्टीकरण का लाभ। इकाई में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के पास सभी प्रकार के कार्य करने की कुशलता और सक्षमता न हो, यह भी स्वाभाविक है। जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति में सभी को काम करना आता हो, सभी कुशल हो, उनमें क्षमता होती है। अधिकार सौंपने के साथ साथ अलग अलग यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है उसके अनुसार उनके काम के दायित्व और अधिकार भी दिए जाते हैं, जिससे कि वो उनकी योग्यता कुशलता के अनुसार और ज्ञान के अनुसार वो अपने अलग अलग कार्य के जिनमें उनमें विशेषता है वो काम कर सकते हैं। संकलन, और उसके द्वारा कंपनी को लाभ प्राप्त होता है। संकलन यानी जो अनाधिकार के कारण अधीनस्थ और उच्च अधिकारी जैसे अन्य संबंध स्थापित होते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारी अपने काम पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी काम में निर्णय लेने की संपूर्ण सुविधा दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, जिसके उनके सुझाव और सफलता पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी वो भी सुझाव दे सकते हैं जिससे, और उनके मतों को भी निश्चित स्थान मिलता है, यानी वो भी अपने जब भी मत देते हैं तो उन्हें भी सही माना जाता है। इससे इकाई के आंतरिक ढांचे के संबंध विकसित होते हैं। अब है विस्तार के अवसर। अधिकार सौंपने के साथ इकाई के कितने ही कार्य सहायक को सौंपकर उस संचालक व्यवसाय इकाई के विस्तार पर विचार कर सकती है, जिसके द्वारा इकाई के विस्तार में भी वृद्धि होती है और लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब है अधिकार सौंपने के मूल तत्व, जो है 3: दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना और उत्तरदायित्व का सृजन। लुईस एनल ने अधिकार सौंपने के विषय में कहा कि अधिकार सौंपने से अन्य व्यक्ति को अधिकार और दायित्व सौंपकर प्रभावशाली दिखाने के लिए उत्तरदायित्व की स्थापना करता है। उत्तरदायित्व हो जाता है अगर हम किसी को उसके प्रति उसके अधिकार दे देंगे और उसका दायित्व बता देंगे तो उत्तरदायित्व की स्थापना होती है। उसको भी लगता है कि यह मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा काम है कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से और सही से कर सकूँ। इसमें पहला है दायित्व सौंपना, यानी अधिकारी जिस कार्य के लिए विभाजित किया गया उसका कर्तव्य है कि जो काम उसे पूरा करने के लिए दिया जाए वह उसे करना ही है और यह उसका दायित्व है। यह सोच करके ही वह कर्मचारी काम करता है। दायित्व के कारण आदेश देने वाली और अधीनस्थ यानी उसके अंतर्गत जो काम करने वाले हैं उनके आपस में संबंध भी स्थापित होते हैं, क्योंकि अधीनस्थ जो उनके अधीन काम करने वाले देने वाले हैं या सौंपे गए हैं काम, तो वो कर्तव्यों का पालन भी उसमें किया जाता है। जैसे कि अधीनस्थ का हमेशा उच्च अधिकारी के प्रति दायित्व होता है। कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति हो अपने उच्च स्तर के उच्च पद वाले व्यक्ति पर उसका दायित्व रहेगा कि ये मैं उसको अच्छे सा काम करके उन्हें दूँ। अधिकार दायित्व के विषय में स्पष्टता भी आवश्यक है। जब किसी कार्य के संबंध में दायित्व बांटे जाए तो उस संबंधी अधिकार उस व्यक्ति को देना भी आवश्यक है, जिसके लिए इसके अनुसार दायित्व व विचार की हिमायत भी दी जाती है और उसकी दुरुपयोग होने की संभावना। यदि दायित्व के प्रमाण में
अधिकार ज़्यादा दे देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें दुरुपयोग होगा, यानी उपयोग होने की बजाय उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर दायित्व के प्रमाण में अधिकार कम दिए जाते हैं तो काम प्रभावशाली रूप से भी नहीं होता। इसीलिए अधिकार और दायित्व दोनों का संतुलन और योग्य और कार्य क्षमता व्यवस्थापन के द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। अब है अधिकार सौंपना। अधिकार एक ऐसा है कि जिसके द्वारा अन्य से काम लिया जा सके, यानी दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से काम करवाना है। संचालन में ये जो कार्य किए जाते हैं उन्हें अच्छी तरह से पूरा करने के लिए यह आवश्यक होना चाहिए, जिससे अधिकार देने चाहिए। अधिकार सौंपना उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ही होता है। उच्च स्तर वाले व्यक्ति के पास अधिकार इतने होते हैं कि वो निम्न स्तर के व्यक्तियों को काम सौंपे, जिससे सामान्य रूप से निर्णय और आदेश देने का अधिकार भी दिया जाता है। अधिकार के विषय विविध विषयों के लिए हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, उसके विभाग के आवश्यक खर्च करने का अधिकार, कर्मचारी नियुक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए जा सकते हैं। जिससे और अगर वो सही रूप से काम नहीं करा तो उसको ये अधिकार रहती, उन्हें दंडात्मक परिणाम कदम भी उठाने का अधिकार दिया जाता है। लास्ट है उत्तरदायित्व का सृजन। अधीनस्थों के द्वारा दिए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकट उच्च अधिकारी का ही होता है, जिसे उत्तरदायित्व कहते हैं। इन अधीनस्थों को उनका उच्च अधिकारी निसंदेह सौंपे गए काम के लिए अधिकार और दायित्व देता है। इसके बावजूद उस समय अंतिम परिणाम के लिए अधिकारी का ही उत्तरदायित्व होता है, यानी अंतिम परिणाम क्या निकलेगा यह उत्तरदायित्व तो उच्च स्तर के अधिकारी का ही माना जाता है। और जो सौंपा गया जो दायित्व है उसके बाद अधिकार सौंपने वाले को देखना चाहिए कि उसके अधीन जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम सही होगा या नहीं होगा, इसका उत्तरदायित्व वे अपने इस उत्तरदायित्व से भी दूर नहीं हो सकते हैं। जिससे निम्न स्तर से उच्च दायित्व किसका होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर के व्यक्ति का, कि उन्हें काम करके अच्छा सा दिया जाए। उत्तरदायित्व को सौंपा नहीं जा सकता। उदाहरण, हिसाब अधिकारी के द्वारा हिसाब लिखने का दायित्व अकाउंटेंट को सौंपा जाता है, परंतु हिसाब सही है या नहीं है ये जांच करना, ये उत्तरदायित्व किसका होता है, हिसाबी अधिकारी का ही होता है। और इसी के साथ यह हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।